हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हमने बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, जो हम नीट और एम्स सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है टॉपिक को इसमें सेलेक्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं। हम कई पुराने सीरीज को अभी कंटिन्यू किए हुए हैं जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए। अभी तक मैंने उन्हें छोड़ा नहीं है, बट आज मेरा मूड हुआ कि एक नए टॉपिक जो बड़ा रिलेवेंट टॉपिक है, जो कंटिन्यूटी में है, इसको रखा जाए। तो मैं सरप्राइज को ख़त्म करते हुए आज के टॉपिक का नेम आपको बताता हूँ। आज मैं जो टॉपिक आपको लेने वाला हूँ, ये एक मज़ेदार टॉपिक है। मैं एक्चुअली में ये वर्ड शायद सबके लिए यूज करता हूँ कि हर टॉपिक मज़ेदार है, और मेरा पर्पज़ ये होता है कि जब आपको पढ़ाऊँ तो आपको सच में हर टॉपिक मज़ेदार लगे। हर टॉपिक को पढ़ने का अपना एक अलग तरीका है, और मेरी कोशिश होती है कि हर टॉपिक आपको मज़ेदार लगे। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि ये एक मज़ेदार टॉपिक है, और रियलिटी में है ये मज़ेदार टॉपिक, क्योंकि हमने एक स्टोरी शुरू की थी, उस स्टोरी को कहीं बीच में छोड़ दिया था। अब उस स्टोरी को थोड़ा कंप्लीट करने का वक्त आया है। टॉपिक का नाम है, सस्पेंस को ख़त्म करते हुए मैं बताऊँ, टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने पुराना नाम प्रोनाउंसिएट कर दिया था। एक्चुअल में टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एक्चुअल में पुरानी जो टेक्स्ट बुक होती थी हम लोगों के ज़माने में, तो वहाँ पे टॉपिक को बोला जाता था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो आजकल इसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस नाम में वो बातें भी आ जाती है, दोनों बातें सही हैं, बट एग्जैक्ट जो टॉपिक मेंशन है वो यही है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो फ्रेंड, इसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग लेक्चर देने जा रहा हूँ। ये एक बड़ा चैप्टर है, और जैसा कि मैं आपको एवोल्यूशन का कुछ अच्छा खासा एक टॉपिक ख़त्म कर चुका हूँ। एवोल्यूशन पे आपको अच्छे खासे लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ, 2-3 लेक्चर की बस उसमें और नीड है। और इससे पहले जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस था, मेंडेलियन और पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स थी, उसमें मैंने आपको जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस की कुछ अंडरस्टैंडिंग दे दी है, और आपको जेनेटिक्स और एवोल्यूशन के लिंकेज बता दी है। बाकी जो रही सही कसर है वो इस चैप्टर को पढ़ते वक्त आपको कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये 3 चैप्टर एक ही यूनिट से बिलोंग करती हैं, जो यूनिट आपकी जेनेटिक्स और एवोल्यूशन की है। इसमें ही आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और एवोल्यूशन तीनों हैं। तो मैं इस पूरे यूनिट को ख़त्म करना चाहता हूँ। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी का यूनिट, जो कि आपके नीट एग्ज़ाम में बड़ा इम्पोर्टेंस है, और उसके अच्छे खासे वेटेज हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट उसे पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और वो उस वेटेज का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो मेरी कोशिश है कि इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हम उस पे आएँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप जो है मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, तो अगर आपको इसके कंटेंट पसंद आते हैं, जो कि आने ही चाहिए, ये आपको नीट और एम्स एग्ज़ाम के बिल्कुल रिलेवेंट, बिल्कुल जो है उसके स्टैंडर्ड का ही मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। मैं आपको यहाँ कोई इंटरटेनमेंट नहीं करता हूँ कि पढ़ाऊँ कम, इंटरटेनमेंट ज़्यादा करूँ। टू द पॉइंट आपको उतना सिलेबस बताता हूँ जो सिलेबस आपको आना है नीट और एम्स के एग्ज़ाम में। एक्चुअल में हम नीट का ही एग्ज़ाम है, उसमें से ही एम्स में एडमिशन होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड, अगर आपको ये सब बातें समझ में आ रही है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट थ्रेड में अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर बताइए। और इसके साथ साथ आप जो है अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में इसके लिंक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे दूसरों के बीच शेयर करिए, ताकि बाकी लोग भी इससे अवेयर हो सके, उन्हें भी पता चल सके कि ऐसा कोई चैनल है जिस पे इस टाइप का कंटेंट है। जैसे कि आप YouTube पे देखें तो बहुत सारे कंटेंट हैं, तो बट उनमें से मोस्टली रेलिवेंट नहीं हैं। वो नीट के स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं जितना नीट एग्ज़ाम की नीड है। न तो उसका पैटर्न फॉलो होता और न ही उनका स्टैंडर्ड है। तो बहुत सारे लोग नेट पे सर्च तो करते हैं बट वो सही मटेरियल को पाते नहीं।
मेरी कोशिश है कि आपको बिल्कुल रेलिवेंट दिया जाए। अब आप अगर बोलेंगे कि मुझे कैसे पता कि ये बिल्कुल रेलिवेंट है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है नीट टीचिंग का, मैंने जो है कई सालों तक पढ़ाया है और मेरे पढ़ाए बच्चे कई सारे सेलेक्ट हैं। आप उनसे जो है इंटरेक्ट हो सकते हैं, अगर आप उनसे कभी इंटरेक्ट हुए। अगर मैंने कुछ बच्चों का वो डाला है, जो है टेस्टिमोनियल डाला है, और फ्यूचर में भी जब बच्चों से कांटेक्ट होगा तो मैं वापस से कुछ बच्चों का टेस्टिमोनियल वापस डालूँगा, तो आपको शायद विश्वास हो जाए कि हाँ मैं नीट का रेलिवेंट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम टॉपिक को थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों की जिम्मे है कि आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट रेट में मुझे बताएंगे, कनेक्ट होंगे और दूसरों को बताएंगे। चलिए, तो जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस पे आते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या है पहले मैं ये बताऊंगा आपको। जैसे देखो, इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या है, तो आपको पहले ही मैंने टॉपिक में बताया था कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक, ये रिप्रोडक्शन के थ्रू पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन के थ्रू पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग जब बनते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर का एक्चुअल में यहाँ ऑफ स्प्रिंग में इन कैरेक्टर का ट्रांसमिशंस होता है एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक, और इस ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये बात तो हम ऑब्जर्वेशन से पहले से समझते हैं कि लाइक बिगेट्स लाइक, कुत्ते के घर कुत्ते के पिल्ले होते हैं, बिल्ली के घर बिल्ली के बच्चे होते हैं, बंदर के घर बंदर, और आदमी के घर आदमी। मटर के प्लांट में मटर फलती है, मैंगो प्लांट पे मैंगो लगता है, और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन कॉन्टिन्यूटी में होता है, ये कभी गलत नहीं होता है। तो सवाल ये था कि ऐसा होता क्यों है इनहेरिटेंस। तो एक जनाब आए मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, और उन्होंने वो प्रिंसिपल बताया कि ऐसा क्यों होता है। बट मेंडल ने बताया कि इस इनहेरिटेंस के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो हैं फैक्टर्स, जिसे मेंडेलियन फैक्टर बोलते हैं। और बाद में जॉनसन एक जनाब आए, उन्होंने बताया कि एक्चुअल में वो जीन हैं, और फिर जीन को डिफ़ाइन किया गया, और जीन को जब डिफ़ाइन किया गया, जैसे कि सटन और बावेरी आए, तो इन्होंने बोला कि ये एक्चुअल में क्रोमोजोम पर हैं, ये क्रोमोजोम पे बेस हैं। ठीक है, और बाद में पता चला कि क्रोमोजोम खुद जो है डीएनए और हिस्टोन से बने हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें पता चला कि एक्चुअल में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अभी मैं इस वर्ड को बाद में आपको डिस्क्राइब करूँगा, अभी जस्ट मान लीजिए जेनेटिक मटेरियल मतलब जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इनहेरिटेंस किसकी वजह से होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी वजह से। और हमें पता लग गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और डीएनए के अंदर जीन होता है, और जीन की वजह से ही इनहेरिटेंस होता है। तो ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस है ना, कि वो मॉलिक्यूल कौन से हैं जिसकी वजह से इनहेरिटेंस होता है, तो आज हमारे पास आंसर है कि वो डीएनए है जिसकी वजह से इनहेरिटेंस होता है। जैसे मेंडल ने क्या बताया था, मेंडल के समय मेंडल ने अपने जो लॉ दिए थे, लॉ ऑफ पेयर फैक्टर, उसने बोला था ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो मेंडल से पूछा गया कि तुम्हारा फैक्टर बेस कहाँ है, इसकी बेसिस कहाँ है। तो मेंडल जो है इसकी बेसिस को नहीं बता पाए थे। जैसा मैंने आपको पीछे जो आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में जो टॉपिक बताए हैं उसमें आप जाके देखिए कि मेंडल इस चीज़ को आंसर नहीं कर पाए थे कि इनके फैक्टर का फिजिकल बेसिस क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल गैप था। बाद के समय में पता चला कि मेंडल का फैक्टर एक्चुअल में जीन है, जॉनसन ने उसे जीन का नाम दिया। रीडिस्कवरी हुई पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में, और इसका एक बेसिस निकाल लिया गया कि ये क्रोमोजोम पे है, जो काम टी.एच. मॉर्गन ने किया। ठीक है, जीन मैपिंग का काम। ठीक है, अब ये पता लग गया कि चलो क्रोमोजोम पे है। तो क्रोमोजोम का फिर बाद में डिस्कवरी हुई कि क्रोमोजोम तो खुद किसी चीज़ से बना है, वो है डीएनए से। ये टाइम हो गया करीब 1950 का, और फिर इसमें जो है
ये पता लगा कि एक्चुअल में मेंडेलियन जो फैक्टर थे या जॉनसन का जो जीन था वो डीएनए में है। फिर सवाल था कि फिर ऐसा कैसे होता है कि इस डीएनए से ये कैरेक्टर बनते हैं, ये कैरेक्टर बनते हैं, इनहेरिटेंस होता है। जैसे कैरेक्टर आना ही तो इनहेरिटेंस है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कि ब्लैक आई एक कैरेक्टर है, ब्लैक आई एक कैरेक्टर है, तो यहाँ पे भी जो ऑफस्प्रिंग है अगर उसमें ब्लैक आइज आया तो ये माना जाएगा कि हाँ इनहेरिटेंस हुआ, कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हुआ। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगर हम मान लें कि ठीक है इनहेरिटेंस का जो बेसिस है आज की डेट में वो डीएनए है, तो डीएनए यहाँ ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। कैसे? रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव यूनिट बनती है। जैसे पेरेंट मेल और फीमेल थे, ठीक है, मेल और फीमेल, तो ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स क्या होती हैं? गेमिट्स। जैसे फीमेल जो है ओवम बनाती है और मेल क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। आज आपको पता है कि इन दोनों के अंदर क्या है? 23 डीएनए हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी है कि इनके अंदर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। इन्हीं को हम एन और एन बोलते हैं क्योंकि इनसे बनने वाला है जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? 2n, ठीक है। और ये जो जाइगोट है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। तो डीएनए के अंदर ये इन्फॉर्मेशन होती है और डीएनए ही पेरेंट से बनते हैं और ये डीएनए सेल के अंदर पैक होते हैं क्योंकि गेमिट भी क्या होती है? एक सेल होती है, ठीक है। सारे गेमिट एक सेल ही होते हैं और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ तक आते आते 1950 का वो दौर था जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए थे, तो हम सेल के अंदर बहुत गहरे तक झांक सकते थे और हम फुली इन्वेस्टिगेट करके हमने पता लगा लिया था कि न्यूक्लियस कैसे बना है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कैसे अरेंज है, क्रोमोजोम में उनकी पैकेजिंग कैसे है, जो मैंने आपको न्यूक्लियोजोम मॉडल बताया था। चलो कहानी यहाँ तक आ गई। लेकिन डीएनए में ये जो जीन है इसका मतलब ये है कि मेंडल का जो जीन है उसकी बेसिस तो हमें पता लग गया वो डीएनए में है। तो जीन यहाँ किस फॉर्म में होता है? जीन यहाँ होता है कोडेड फॉर्म में। कोडेड फॉर्म का मतलब ये है कि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक प्रोग्राम के फॉर्म में होता है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको एक कुजीन्स बनानी है, कोई चीज़ बनानी है, जैसे आपको मटर पनीर बनानी है, दाल फ्राई बनानी है, कोई भी कुजीन एक बनानी है, तो उस कुजीन का जो रेसिपी होता है वो रेसिपी बुक में होता है, ठीक है। जैसे इस बात को समझो कि आपको एक कोई कुजीन्स बनानी है, ठीक है, एक्स कुजीन बनानी है, तो इस कुजीन को बनाने का जो प्रोसेस है, जो इसका प्रोसेस है, ये फिजिकल नहीं होता है, ये एक बुक में प्रिंट होता है, ठीक है, ये एक बुक में प्रिंट है। तो ये जो प्रिंटिंग है, ये जो बुक का जो पेज है जिसमें वो प्रिंट है, ये फिजिकल चीज़ है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि कुजीन का जो प्रोसेस है, जो उसके बनाने की प्रोसेस है, उसका फिजिकल बेसिस क्या है? तो आप बोलेंगे ये बुक है, लो इसमें से पढ़ लो, ठीक है, इसके अंदर लिखा है। लेकिन प्रोसेस एक्चुअल में किस फॉर्म में है? तो प्रोसेस तो कोड के फॉर्म में है। वो वही समझेगा जो खाना बनाना जानता है, उसे पता होगा कि पहले कढ़ाई गरम करना है, फिर इसमें ये डालना, फिर वो डालना, इसे पकाना, उसे मिलाना, वो समझेगा ना इसका मतलब। तो इन कोडेड इन्फॉर्मेशन को अगर सिस्टमेटिक एक के बाद एक करते जाएंगे तो लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा? जो आपकी कुजीन पर्टिकुलर है वो मिल जाएगी। ठीक इसी तरीके से जीन होती हैं। जीन भी एक कोडेड प्रोग्राम होता है जिसके अंदर फिक्स होता है कि ये कोडेड इन्फॉर्मेशन अगर एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप करते जाएंगे तो लास्ट में इन कोडेड फॉर्म यानी जीनोटाइप से फिनोटाइप यानी फिजिकल फॉर्म में चीज़ें हमें दिखने लगती हैं। और ये जो चीज़ें दिखती हैं इसको ही हम कैरेक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि ब्लैक आई, तो ब्लैक आई बनाने का जो जीन था वो एक्चुअल में पेरेंट्स को कहाँ से मिला था?
वो ऑफस्प्रिंग को कहाँ से मिला था? पेरेंट्स से। और फिर उस कोडेड इंफॉर्मेशन को डिकोड किया जाता है। डिकोड का मतलब ट्रांसलेशन, ठीक है, डिकोड का मतलब इसका ट्रांसलेशन। और जब डिकोड करते हैं तो वो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर का रिलेवेंस आप समझे क्या है? इस चैप्टर के नेम का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो मेंडल के समय में हमें नहीं पता था कि बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है, मेंडेलियन फैक्टर कैसी चीज़ है, वो फिजिकल चीज़ है, नॉन फिजिकल चीज़ है, कैसी है, या जॉनसन का चीज़ फिजिकल है या नॉन फिजिकल है। तो ये तो पता लग गया कि ये जीन जिस चीज़ पे बेस होते हैं वो फिजिकल था। जैसे क्रोमोजोम फिजिकल था, क्रोमोजोम को हम देख सकते थे। फिजिकल वो होता है जिसे आप अपने सेंसरी ऑर्गन से महसूस करते हैं। जैसे जो हवा है ना, वो भी फिजिकल है, क्योंकि हवा चलती है तो आपके स्किन पे महसूस होती है। समझे इस बात को? फिजिक्स में जो चीज़ें हैं, फिजिक्स में क्या चीज़ें आप पढ़ते हैं? दो चीज़ें पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी। तो आप मैटर और एनर्जी को अपने सेंसरी ऑर्गन से जान सकते हैं। जैसे एनर्जी, कहीं कोई चीज़ गर्म है, कोई आयरन जो है अगर गर्म है तो आप उसके हीट को महसूस कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं ये फिजिकल है, क्योंकि ये हम अपने इंद्रियों से, अपने सेंसरी ऑर्गन से महसूस कर सकते हैं। लोहा बहुत गर्म हो जाए तो उसमें से लाइट निकलती है, वो हमें दिखती है, हम फिजिकली महसूस कर सकते हैं। और सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में कोई चीज़ है तो उसको भी महसूस कर सकते हैं, गैस को भी महसूस कर सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड को तो हम अच्छे तरीके से उसे टच भी कर सकते हैं, उसे और अच्छे तरीके से हम महसूस कर सकते हैं। समझे इस बात को? तो जब मेंडल से ये पूछा जा रहा था ना, अब इस क्वेश्चन का मतलब समझे, जब मेंडल से ये पूछा जा रहा था कि ये बताओ मेंडल कि तुम्हारा ये जो फैक्टर है इसकी बेसिस क्या है, ये फिजिकल है या फिर ये फिजिकल है, ये किसी फिजिकल चीज़ से बना है, या फिर ये आइडियल है। आइडियल का मतलब ये होता है जैसे कोई प्रोग्राम हो, जो आइडिया हो। तो मेंडल के पास कोई जवाब नहीं था। इसी वजह से मेंडल के बाद ये लोग आए, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, इन्होंने इसका बेसिस पकड़ लिया और बोले कि देखो मेंडल का जो ये है ना जीन, ये एक्चुअल में क्रोमोजोम पे है, और क्रोमोजोम तो फिजिकल है, क्रोमोजोम को आप देख सकते हो, छू सकते हो। आपको मैंने सेल वाले टॉपिक में बताया था कि वहाँ कंटेंट ऑफ द डीएनए, कंटेंट ऑफ डीएनए और प्लॉइडी ऑफ डीएनए निकालते हैं। कंटेंट को हम माइक्रोग्राम में कहते हैं। तो अगर किसी चीज़ को मेजर कर सकते हो तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसी को आप मेजर कर सकते हो। आप इसे पढ़ते हो ना यूनिट एंड डायमेंशन में, तो उसे मेजर कर सकते हो, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ जो है कि जिस चीज़ पे ये जीन बेस है उसे मेजर कर सकते हैं, लेकिन जीन को कैसे हम मेजर करें कि जीन क्या चीज़ है, तो हमें नहीं पता चला जीन क्या चीज़ है, यहाँ तक आंसर नहीं मिला। बाद में हम इसको जानने के लिए क्रोमोजोम को और इन्वेस्टिगेट किए। जब क्रोमोजोम को और इन्वेस्टिगेट किए तो इसमें से निकल के आया डीएनए और हिस्टोन। हिस्टोन एक ऐसा चीज़ था जो एक प्रोटीन है और जो एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अभी जस्ट ये मान लो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इस बात को मान लो, बाकी आगे मैं आपको बताऊंगा जेनेटिक मटेरियल होने का मतलब क्या है। हमें पता लग गया कि डीएनए इसमें जेनेटिक मटेरियल है। जब ये पता लग गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो डीएनए है क्या चीज़, तो डीएनए के केमिकल नेचर को, फिजिकल नेचर को जब इन्वेस्टिगेट किया गया, वही सब इस चैप्टर का टॉपिक है। तो हम डीएनए को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो वो कैसे बना है, वो क्या है। तो हमें बाद में, मैं अभी सबका आंसर दे रहा हूँ, फिर बुक में चलेंगे तो आपको बुक ज़्यादा रेलिवेंट लगेगी और आपको समझ में आएगा। इन चैप्टर थे, इन 3 चैप्टर थे, जो जेनेटिक्स के 2 चैप्टर हैं और एवोल्यूशन के जो क्वेश्चन हैं, यहाँ से आसान क्वेश्चन भी बनते हैं और टफ क्वेश्चन भी बनते हैं, और आपको बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन सही करने हैं।
तो मैं आपको उन सारे लेवल तक ले जाना चाहता हूँ। आसान तो आप कर लोगे, लेकिन टफ क्वेश्चन को करने के लिए उस टाइप की थिंकिंग होनी चाहिए, उस टाइप के आइडियाज़ आपके दिमाग में होने चाहिए, और वो तभी आएंगे जब क्लास में मैंने उसे डिस्कस किया हो। तो चलो मैं देर न करते हुए यहाँ पे आता हूँ। तो जो जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल से हमें ये पता चला कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। और कैसा मॉलिक्यूल है? तो हमें पता लगा कि ये एक बायो मॉलिक्यूल है। आपने बायो मॉलिक्यूल का चैप्टर पढ़ा है। बायो मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या थे? मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल। तो ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक पॉलीमर है। तो अब हमें पता लग गया कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ। यानी जो इनहेरिटेंस होता है उसका जो बेसिस है वो एक मॉलिक्यूल है, एक बायो मॉलिक्यूल है, एक पॉलीमर है जिसे हम डीएनए बोलते हैं। और इस डीएनए के अंदर जीन होता है, और जीन होता है किस फॉर्म में? कोडेड फॉर्म में। जीन किस फॉर्म में है? कोडेड फॉर्म में। मतलब जीन को फिजिकली नहीं देख सकते। जैसे कि रेसिपी बुक में किसी भी चीज़ को बनाने की रेसिपी लिखी है तो वो फिजिकल आपको दिखती नहीं है, लेकिन अगर वो काम करते चले गए तो लास्ट में आपको रेसिपी मिल जाएगी, वो चीज़ आपको मिल जाता है। इसे ऐसे जानो कि मोबाइल में हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर फिजिकल है, रैम, रोम, मेमोरी है ना, स्क्रीन, ये सब जो है इसका फिजिकल है। बैटरी इसकी फिजिकल है, इसको आप देख सकते हो, ये फिजिकली प्रेजेंट है। लेकिन जो इसके अंदर जो प्रोग्राम है, जो गाने हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो किस फॉर्म में है? कोडेड फॉर्म में है। कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है 0 और 1 के फॉर्म में, जिसमें इसे कोड किया जाता है। ये कोड के फॉर्म में हर प्रोग्राम को लिखा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जीन में जैसे आँख को बनाने की, ब्लैक आइज बनाने का जो प्रोग्राम है उसे कोड किया गया है, और इन कोड को हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। तो अब हमें जब ये पता लग गया था ना कि वो मॉलिक्यूल कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए, तो हमने जो है इसको यहाँ चैप्टर का नेम दिया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आई होगी कि चैप्टर का नाम क्यों रखा गया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये जस्ट स्टार्टिंग थी, इंट्रोडक्शन था अबाउट द चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल हम इतना रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।